हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो 12th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज बजट। खाली हम बजट के बारे में पढ़ेंगे कि बजट होता क्या है। और बात करें अगर हम प्रीवियस क्लासेस की, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने 4 चैप्टर तक डिस्कस कर लिया है। होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास हमारी विद द टॉपिक ऑफ बजट। सबसे पहले हम बात करें मीनिंग ऑफ बजट। बजट का मीनिंग क्या होता है? भाई बजट कुछ नहीं होता, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हम आने वाले साल के लिए पहले ही तैयार कर लेते हैं। ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमने कितने रिसिप्ट होंगे और कितने हम उसके ऊपर खर्चे करेंगे। सो ये हमेशा एक जो पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है कि हम पहले से एस्टिमेट लगा के चलते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर होगा उसके लिए। सो क्या हो जाएगा? बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर कमिंग फिस्कल और फाइनेंशियल ईयर। आने वाले साल के लिए ये एक्सपेक्ट करना कि कितना रिसिप्ट होगी और कितने हम उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे, उसके लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, वो एक बजट कहलाता है। ओके, सो हर एक गवर्नमेंट अपने आने वाले ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए पहले ही बजट तैयार करते हैं। जैसे अपनी इंडियन गवर्नमेंट होती है, वो फेब या मार्च तक अपना बजट तैयार कर लेती है, फिर उसको पब्लिश करते हैं कि हमने इतना खर्चा इसके लिए करना है, इतना हमें यहाँ से रेवेन्यू लेनी है, इतनी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की एक्सेप्टेशन ले रहे हैं हम। तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले से ही जो उसके लिए फाइनेंशियल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, तो वो हमारा एक बजट ही कहलाता है। गॉट इट? मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो जाएंगे बजट के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेट करना किनका? रिसोर्सेज का। मीन्स हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हमें कितने रिसोर्सेज की नीड है, तो हम उनसे कुछ ना कुछ प्लस में ही अपने लिए तैयार कर लेंगे रिसोर्सेज को। ठीक है, उनको एलोकेट करके चलेंगे। मीन्स मान लो कि हमें पहले ये फील हुआ कि लास्ट ईयर हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, हमें इतने और रिसोर्सेज की नीड है जिससे हमारा प्रोडक्शन लेवल इतना बढ़े, हमारी इकोनॉमी के अंदर इस तरीके से ग्रोथ हो, तो उसको रीएलोकेट करना वो बजट का ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। गॉट इट? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये डिसाइड करना कि कितनी इनकम किस लेवल को जाएगी, कितना वेल्थ किस लेवल को जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करना, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना। भाई हर साल के लिए जो बजट होता है उसी के अंडर हम जितनी भी इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है तो वो कर देते हैं। गॉट इट? इकोनॉमी स्टेबिलिटी। भाई मेन ऑब्जेक्टिव बजट का यही होता है कि ताकि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी लेके आ सके, कि अपनी इकोनॉमी को ना तो इतना डाउन जाने दे, ना ही एकदम से इतना उसको बूम पे लेके जाए कि हमें ये लगे कि हमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करने पड़े, बल्कि उसके अंदर स्टेबिलिटी लेके आए। दैट मीन हमें इस तरीके से एक लेवल के ऊपर, ताकि हमारी कंट्री के ऊपर खर्चा भी ज़्यादा ना हो, हम उसके अंदर इस तरीके से काम करते रहें कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे। गॉट इट? देन उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं, मीन्स जितने भी गवर्नमेंट के अंडर जितने भी एंटरप्राइजेज होते हैं पब्लिक के हाथों में, उनको मैनेज करना। मेन ऑब्जेक्टिव बजट का यही है, ताकि उनको मैनेजमेंट का काम कर सके। कितने पैसे की नीड होगी, कितने फाइनेंशियल उसको वीक है, तो कहाँ से हम उसको फंड अराइज करेंगे, किन किन रिसोर्सेज की नीड है, उनको एम्प्लॉयज़ के कितने नीड है, ह्यूमन रिसोर्स को भी उसको, मतलब ये सारी चीज़ें देखना मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। तो बजट का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाता है कि वो जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं उनके अंदर मैनेजमेंट करके चलता है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई मेन देखो, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर बढ़ोतरी नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी, तो क्या फ़ायदा भाई बजट वगैरह का या कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी काम करने का। तो यही होता है हर एक चीज़ का ऑब्जेक्टिव कि अपनी कंट्री के अंदर ग्रोथ लेके आए। ऐसा ना हो कि हम अपना गुजारा, अपनी कंट्री के अंदर गुजारा करने के लिए दूसरे देशों से पैसा उधार लेते रहे, ऐसा ना हो। प्रोडक्शन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए
सो बजट के अंदर पहले से ही प्री डिसाइड कर लिया जाता है कि इतना पैसा हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि अपनी इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। गॉट इट। देन लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई बजट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है जो जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है उन लोगों को काम दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, लोगों को काम की तरफ बढ़ाया जाए ताकि वो इनकम बने, उनकी इनकम बने तो उनका जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे ना जाए, वो पॉवर्टी से हट के ऊपर अपना उनका मान लो कि जो उनकी लिविंग है वो उनकी बनी रहे। तो यहाँ पर बजट का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी आ जाता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव समझ आ गए आपको। सो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ बजट। कितने कंपोनेंट होते हैं बजट के? 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज रिवेन्यू बजट, सेकेंड वन इज कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट में यही देखना है कि हमें कि गवर्नमेंट को टोटल कितनी रिवेन्यू रिसिप्ट हुई है, कितनी रिसिप्ट हुई और उसके ऊपर कितना उसने खर्चा किया है उन रिवेन्यू को लेने के लिए। सो रिवेन्यू बजट कंसिस्ट करके चलता है रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट को रिवेन्यू हुई है, रिसिप्ट हुई है, और उसके ऊपर उस रिवेन्यू को लेने के लिए कितना उसने खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम सच रिवेन्यू, वो रिवेन्यू बजट कहलाता है। कैपिटल बजट के अंदर कंसिस्ट करके चलते हैं कितनी कैपिटल रिसिप्ट हुई और उसके ऊपर कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। ओके, देन उसके बाद आता है बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट, जब बजट की कोई भी मतलब बजट किस चीज़ के लिए? रिसिप्ट के लिए, कितनी रिवेन्यू होने, क्या हमें मिलना है उसके लिए बजट तैयार करना। तो मिलता कहाँ से है गवर्नमेंट को? मेनली टैक्सेस से मिलता है। सो सबसे पहले रिवेन्यू बजट रिसिप्ट के अंदर आ जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट। फर्स्ट गवर्नमेंट को इनकम होती है टैक्सेस से। टैक्सेस देखो, टैक्स के अंदर फर्स्ट वन आता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर लगता है। देन कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स जितनी भी बंदे की इनकम है उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। गवर्नमेंट, ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं मोस्ट ऑफ उन्हीं के ऊपर ये टैक्स लगता है। प्राइवेट के अंदर क्राइटेरिया देख लिया जाता है कि कितने के ऊपर टैक्स लगाना है। उसके बाद आता है कॉरपोरेट टैक्स। देन उसके बाद वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स, मीन्स कितने धन और प्रॉपर्टी के ऊपर कितना टैक्स लगाना है। जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होती है वो हमारी टैक्स फ्री होती है। उसके बाद और जितनी भी प्रॉपर्टी वो टैक्स के अंडर आती है। उसके भी कुछ सर्कमफ्रेंसेस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, क्राइटेरिया उनका अलग होता है। देन उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है वैट, मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। सर्विस टैक्स मीन्स कोई भी चीज़ हमने खरीदी है उसके ऊपर जो हमने टैक्स दिया है। सर्विस टैक्स, कहीं पर होटल वगैरह में, हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाने के लिए गए हैं तो उनकी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर भी वो टैक्स लेते हैं। जो हमारा बिलिंग होता है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। देन उसके बाद एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी आती है जब एक ही कंट्री के अंदर कोई भी मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसमें। कस्टम ड्यूटी भी ये इसी तरीके से होती है जब हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, मान लो कोई मूवी वगैरह देखने के लिए गए हो आप, वहाँ पर जो उस मूवी टिकट के ऊपर जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं उसके एमआरपी से, वो एंटरटेनमेंट टैक्स आ जाता है। ओके, देन उसके बाद आता है बी पॉइंट इसी के अंदर, रिवेन्यू बजट के अंदर, रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में आ जाता है कॉमर्शियल रिवेन्यू और इंटरेस्ट। ये क्या होते हैं? नॉन टैक्स होते हैं, मतलब कोई भी कॉमर्शियल होते हैं उनके ऊपर जो इनकम होती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट होता है वो टैक्स के अंडर नहीं आता, वो खुद का एक फैक्ट होता है। देन उसके बाद आता है डिविडेंड और प्रॉफिट। जब कोई भी शेयर वगैरह के ऊपर जितना भी हमें प्रॉफिट मिलता है वो कहाँ, उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो कोई भी एसेट वगैरह को खरीदा या बेचा गया उसके ऊपर जब कोई भी प्रॉफिट होता है वो, ये नॉन टैक्स होते हैं। एक्सटर्नल ग्रांट, कोई भी हमें एक्सटर्नल ग्रांट मिली है वो भी किसके अंदर आएगी? नॉन टैक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू नॉन टैक्स, कोई भी फीस वगैरह हमने पे की है, कोई भी लाइसेंस फीस हमने दी है, या कोई भी फाइन या पेनल्टी हमने पे की है, वो नॉन टैक्स के अंदर आता है।
कैश ग्रांट इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई भी कैश का ग्रांट मिला है हमें किन की एड से, कोई भी फॉरेन कंट्री से या इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे, वो भी नॉन टैक्स के अंदर ही आएगा। ओके, देन उसके बाद आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ जाते हैं, देखो कैपिटल रिसिप्ट कौन से होंगे, या तो हमने कोई भी उधार लिया है या कोई भी अदर हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, ये कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आते हैं। सो इसीलिए हम इनको कहाँ पर शो करते हैं, लाइबिलिटी साइड। रिकवरी ऑफ लोन, कोई भी हमें लोन के ऊपर रिकवरी मिली है, मान लो कि हमारा 1 लाख का माल ख़त्म हो गया था फायरिंग की वजह से, नहीं सॉरी, मान लो कि हमने कोई भी लोन लिया था और लोन की अगर मान लो कोई भी लोन माफ़ वगैरह हो जाता तो किसके अंदर आता है, रिकवरी ऑफ लोन के अंदर। अदर रिसिप्ट, कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट हुई हो हमारी, वो किसके अंदर आती हैं, अदर रिसिप्ट के अंदर। ओके, देन उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट टैक्स। वो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था हमने, डायरेक्ट टैक्स इनके मीनिंग पढ़ेंगे अब कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। अ डायरेक्ट टैक्स इज वन हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर। भाई एक ऐसा टैक्स जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन या वन फैक्ट्री या वन कंपनी टू अनदर कंपनी हम जिसको ट्रांसफ़र या शिफ्ट नहीं कर सकते, लाइक दैट द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इन ऑन द सेम पर्सन। मान लो कि मेरी कोई भी इनकम है, उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है, ठीक है, मान लो मुझे इनकम टैक्स पे करना है, मेरी 2 लाख सैलरी है, उसके ऊपर मुझे टैक्स जो पे करना है तो वो मैं खुद ही करूँगी, कोई और नहीं करेगा मेरे बिहाफ में, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है। कोई भी वेल्थ या कोई भी गिफ्ट है वो सब के सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, etc। गॉट इट। देन उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाते हैं जब हम किसी भी हमारे जो टैक्स का बर्डन है वो हम अनदर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो कोई भी एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, सर्विस टैक्स है, तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। खाना खाने गए हैं मान लो मैं और मेरी फ्रेंड, तो हो सकता है कि मेरी फ्रेंड बिलिंग करेगी, बिल पे करेगी, तो वो ही वो टैक्स पे करेगी, मैं करूँगी तो मैं ही वो टैक्स पे करूँगी। An indirect tax is one whose burden can be shifted to other or the impact and incidence of an indirect tax falls on different people। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट या इंसिडेंट हम किसी के ऊपर शिफ्ट भी कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट कोई दूसरे पर्सन के ऊपर भी आ सकता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, etc। देन उसके बाद आता है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर हम पढ़ते हैं आइदर कैरिएट लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, ना तो वो कोई भी गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बनाती है और ना ही एनी रिडक्शन इन असेट, कोई भी असेट को कम नहीं होने देती, किसी भी असेट को कम नहीं होने देगी। देन उसके बाद आती है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट देखो, कोई भी कैपिटल रिसिप्ट होगी, वो बात थी रिवेन्यू की, हमें कितनी रिवेन्यू मिली है और उसके ऊपर हमने कितने भी, ये तो रिवेन्यू है ओनली। तो कोई भी रिवेन्यू अगर हम अर्न करते तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ना ही कोई भी असेट कम होगी। उसी तरीके से जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें क्या होता है कि लाइबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की और जो फाइनेंशियल असेट है वो हमारी कम होती है, रिड्यूस होती है। सो आ जाएगा इसके अंदर इट कैरिड लाइबिलिटी और इट रिड्यूस फाइनेंशियल असेट्स, कम करती है फाइनेंशियल असेट को और लाइबिलिटीज़ को भी बढ़ा देती है। गॉट इट। सो समझ आ गया इतना टॉपिक, होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने जो रिसिप्ट तक पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। सो स्टूडेंट, होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है, कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी बच्चा कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको तभी दे सकूं। क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।